हेलो क्लासेस, स्वागत है आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ 13, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। आशा करती हूँ कि आप सभी ने पिछले पाठ को अच्छे से याद किया होगा, सभी चैप्टर्स का अच्छे से अध्ययन किया होगा, रिवीजन किया होगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ध्वनि और ऊष्मा की तरह प्रकाश में भी ऊर्जा होती है। जो लाइट है उसमें भी बच्चों एनर्जी होती है। प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायक होती है। इस ऊर्जा की सहायता से हम देख पाते हैं। प्रकाश का स्रोत तो कोई भी हो, जब कोई प्रकाश किसी द्रव्य से टकराता है तो तीन क्रियाएं हो सकती हैं। क्या? प्रकाश वस्तु द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, प्रकाश जिस वस्तु पर आपतित होता है उसे टकराकर परिवर्तित हो सकता है, और प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसे पारगमित हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है बच्चों? तीन चीज हो सकती है। प्रकाश वस्तु द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, प्रकाश जिस वस्तु पर आपातित होता है उससे टकराकर परिवर्तित हो सकता है, नहीं तो पारगमित हो सकता है। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पारगमित हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस प्रकार दिखाई देता है? हमें तेल की परत में विभिन्न रंग क्यों दिखाई देते हैं? हमारी आंखों में ऐसा क्या है जिसके कारण हम देख सकते हैं? आज हम इस विषय में पढ़ाई करेंगे। वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? हम अपने नेत्रों से बिना प्रकाश की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को हम अंधेरे में ढूंढते रहेंगे। प्रकाश जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है बच्चों। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाता है, जिससे यह निकलता है कि यह परिवर्तित होता है। जब प्रकाश की किरणों किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो हम प्रकाश द्वारा अंधकार में रखी वस्तु को पहचान सकते हैं। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तुएं बच्चों ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, सूर्य, तारे, जुगनू, टॉर्च, विद्युत। और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वह है पत्थर, कुर्सी, मेज आदि। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों, जब भी लाइट पड़ती है किसी भी सरफेस पे, ये आपका क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और फिर ये उल्ट पलट जाती है। जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है ये टकरा के वापस चली जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो दर्पण से परावर्तित होती है परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित बिंदु से दर्पण की सतह पर खींची गई अविलंबित रेखा अविलंब कहलाती है। ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर है। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, परिवर्तन के नियम क्या क्या है? आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये सभी एक तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया। इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको प्रैक्टिकल भी करना है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आज हम अपनी आंखों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये आपकी आंखें हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये आंखों का आपको पार्ट्स दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट क्या है? कॉर्निया, फिर ये आपकी पुतली है, नेत्र लेंस, आइरिस है, दृढ़ पटल है, दृष्टि नाड़ियां है, पीत बिंदु है, रक्त पटल है, कचाव द्रव है, और ये आपका क्या है? रेटिना, जहां किसी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुएं को देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और आइरिस के मध्य एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान है जिसे
पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं और इससे अपरिवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को न्यूनतम देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आईज एंड डिफेक्ट ऑफ विजन्स। अब बच्चों, सबकी आंख एक समान नहीं होती, बहुत लोगों की आंखों में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्राकृतिक ने पलकें प्रदान की है। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्र में प्रवेश करने से रोक देती है। नेत्र शरीर का एक ऐसा अद्भुत मुख्य अंग है जो समान दूरी तथा दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जैसे नेत्र पर वस्तुओं का चित्र स्पष्ट रूप से देख सकता है। मनुष्य की आयु के साथ नेत्रों की दृष्टि में परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्य रूप से पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसको देखने के लिए उचित संशोधक लेंसों का उपयोग द्वारा नेत्र इस दृष्टि दोषों का संशोधन किया जाता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र जो है, दूर की दृष्टि बच्चों कमजोर हो जाती है। यह रोग नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष को चिकित्सा नेत्र डॉक्टर द्वारा जांच करनी चाहिए और मोतियाबिंद से प्रभावित लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। केयर ऑफ आईज, नेत्रों की देखभाल। कैसे हमें नेत्रों की देखभाल करनी चाहिए बच्चों? आईज जो है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का, और इट इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। कैसे हमें इसका ध्यान रखना चाहिए? किसी चमकीली वस्तु या सूर्य को सीधा मत देखिए। अपनी आंखों को दिन में कम से कम 2 बार साफ कीजिए। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। दृष्टि दोष के कारण यदि डॉक्टर द्वारा परामर्श दिया जाता है तो उचित लेंस वाले चश्मे का उपयोग करें। सूर्य या किसी शक्तिशाली तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचाता है। नेत्रों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? अपने नेत्रों को बार बार साफ करिए। सूर्य या शक्तिशील प्रकाश के को मुख्य रूप से सीधा ना देखिए। अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि धोने पर सुधार ना हो तो पक्का से पक्का डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी घरेलू उपाय नहीं करना चाहिए। भोजन में विटामिन ए की कमी नहीं रखनी चाहिए। विटामिन ए की कमी रहेगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी। कच्ची गाजर, पालक तथा फूल गोभी खानी चाहिए। पाठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। पुस्तक नेत्रों के बहुत समीप लाकर या बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़नी चाहिए। कॉड लिवर तेल में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। पनीर, मक्खन, अंडा, दूध, दही एवं फल जैसे आम, पपीता भी नेत्रों के लिए लाभदायक है। बहु प्रतिबिंब, मल्टीपल इमेजेस। समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा? चलिए, ये आप देख सकते हैं बच्चों। ये एक्टिविटी जो आपको अच्छे से पढ़नी है, ये क्या है? मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ये आप अच्छे से ज्ञात कीजिएगा। और ये बच्चों बहुत इजी डिवाइस है, क्लाइडोस्कोप। ये आप बनाकर जरूर तस्वीरें देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुमूर्तिदर्शी। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी क्लाइडोस्कोप के भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनने के लिए किया जाता है। आप स्वयं इसे बना सकते हैं। ठीक है। सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, सनलाइट, व्हाइट और कलरिंग। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। एक और गतिविधि करते हैं, प्रकाश के विक्षेपण का प्रदर्शन करना। ठीक है, ये आप गतिविधि करिएगा, अब आपको पता चल जाएगा। इसको अच्छे से याद भी करिएगा। देखने में
अक्षम व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड और राइट। बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो देखने में केपेबल नहीं होते, जिनकी आई साइट उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन तब भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, खुद को लिटरेट कर सकते हैं। इस श्रेणी में वे मनुष्य तथा बच्चे आते हैं जो दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ बच्चे तथा बड़े व्यक्ति बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनकर आवाज से वस्तु को पहचानने का प्रयास करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि संसाधन उनकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बन सकते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशित साधन तथा अप्रकाशित साधन। अप्रकाशित साधनों में चक्षुषु साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके श्रवण साधन की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग जैसे साधन सम्मिलित हैं। दृष्टिहीनता दो प्रकार की होती है, स्थायी दृष्टिहीनता और एक चिकित्सक दृष्टिहीनता। स्थायी दृष्टिहीनता बच्चों में रेटिना से परेशानी आरंभ होती है और रेटिना में बिना प्रतिबिंब मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता, व मानव देख नहीं पाता। जब रेटिना में कोई इमेज नहीं बनेगी तो ह्यूमन ब्रेन उसको देख नहीं पाएगा। चिकित्सक दृष्टिहीनता, इसमें आंखों का लेंस या कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है। जब लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो उससे कृत्रिम लेंस से बदल देते हैं और अपारदर्शी कॉर्निया हट जाता है। ठीक है, व्हाट इज ब्रेल सिस्टम? ब्रेल प्रणाली क्या है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने के लिए जिस प्रणाली, जिस सिस्टम का यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेल प्रणाली कहते हैं। ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? एक दृष्टिहीन फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल, इन्हीं के नाम पर इन्होंने ये सिस्टम रखा है। 1820 में किया था। ब्रेल लिखने और पढ़ने में की एक ऐसी विधि है जो दृष्टिहीन व्यक्ति भी समझ सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ए से लेकर जेड तक हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके जेड, वैसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जिन्हें जो देखने में सक्षम नहीं होते, वो इस डॉट्स को छू के पहचानते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है, और इसी से ये वर्ड्स और सेंटेंस की पहचान करते हैं। इस प्रणाली में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ड लेटर को पेज पर उभरे हुए बिंदु के प्रतिरूप पैटर्न्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दृष्टिहीन व्यक्ति इन उभरे हुए बिंदु को छूकर इनके द्वारा प्रदर्शित वर्णों को पहचान सकता है। इस प्रणाली में बच्चों कितनी बिंदु होती हैं? 6 वर्ण बिंदु होती हैं। आप देख सकते हैं सब में कितनी डॉट्स है? 6 डॉट्स है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर की है। प्रत्येक बिंदु शब्दों, वर्णों के संयोजन, संख्याओं तथा चिन्हों आदि को भी प्रदर्शित करती है। ब्रेल के प्रत्येक वर्ण के पैटर्न में 6 बिंदु तक हो सकते हैं। प्रत्येक पैटर्न में 3 बिंदु ऊंचे तथा 2 बिंदु चौड़े हो सकते हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति इन उभरे हुए बिंदु को छूकर इनके द्वारा प्रदर्शित वर्णों को पहचान सकता है। अधिकांश भारतीय भाषाएं ब्रेल प्रणाली से पढ़ी जा सकती हैं। आज के युग में दृष्टिहीन लोगों को कंप्यूटर पर काम करने के लिए टाइपराइटर, प्रिंटिंग मशीन व विद्युत प्रणाली भी विकसित हो रही है। बच्चों, ये पाठ से दिया गया महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप अच्छे से पढ़िएगा। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, और हमने अपनी आइज के बारे में पढ़ा कि कैसे हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और ये भी पढ़ा कि कुछ लोग जो देखने में जो सक्षम नहीं होते, वो कैसे ब्रेल पद्धति, ब्रेल प्रणाली का इस्तेमाल करके वो भी खुद को साक्षर कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। एंड हु इन्वेंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।